मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल कंपटीशन मंथन में। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ कि क्या होता है। देखिए, अगर आप मेरे साथ पिछले सारे वीडियोस को देखे हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा कि मैंने जब टाइप्स ऑफ वेव को बांटा था तो उसमें मैंने दो टाइप में बांटा था, एक मैकेनिकल वेव में और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हमने मैकेनिकल वेव में क्या देखा था कि मैकेनिकल वेव को प्रोपागेट करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए मेटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होगा जस्ट अलग होगा। क्या अलग होगा कि इसको आगे बढ़ने के लिए कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी डू नॉट रिक्वायर्ड मेटेरियल मीडियम। ठीक है, मेटेरियल मीडियम यानी जो माध्यम की जरूरत होनी चाहिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं होता है ना। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई एग्जांपल है आपके पास? क्या कोई आपके आसपास कुछ ऐसा दिख रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ एग्जांपल हो? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक, लाइट। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बेस्ट एग्जांपल है ना। यानी अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और लाइट का स्पीड हम लोग कितना जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितना भी होगा उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अगर हम अब प्रैक्टिकली या फिर लैब में अगर इसको जब जनरेट करना हो तो ये मेनली जनरेट होता है ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके एक्सेलरेटेड पार्ट्स की वजह से ये जनरेट होता है। ठीक है, जब वो एक्सेलरेट करते हैं तब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। ये एक बहुत अहम पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। जैसे आप में से कुछ होंगे जो CHSL का एग्जाम दे रहे होंगे जिसमें ट्वेल्थ का मेन बेसिक चीज वहां पर मांगता है, तो वहां पर ये सवाल पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो कभी भी डू नॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब चेंज नहीं होता बाय या इन लिखते हैं इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ना विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में और ना ही चुंबकीय क्षेत्र में ये किसी तरह का इसमें डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग मेन जो पार्ट है उसको यहाँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन में ही बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए, जानने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में हम लोग सिंपल चीजों को जानेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन लोग चीजों को। तो चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये टॉपिक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके सामने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, क्या मतलब होता है इस चीज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे का जो स्पेक्ट्रम होगा। तो मेनली इसमें जो स्पेक्ट्रम आता है वो हम लोग मेन स्पेक्ट्रम को अगर देखें तो 7 कलर में वो बढ़ता है, मतलब 7 तरह का वेव बढ़ता है। सॉरी, यहाँ पर 7 तरह का वेव्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। 7 तरह का वेव्स, सबका अपना अपना वेवलेंथ होगा और सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी होगा। तो जैसे कि आगे मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। यही चार्ट आपका
जो है मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो आपको ये चार्ट आपको याद रखना होगा। इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है कि कभी पूछ दे कि रेंज बताइए, जैसे कि कभी पूछ दे कि गामा रेंज का रेंज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और कभी पूछ दे कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो सकता है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि ठीक है, रेडियो वेव्स है, अगर रेडियो वेव्स है तो इस रेडियो वेव्स का जो है वो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो माइक्रोवेव्स में के कंपेयर में ज्यादा होगा कि कम होगा, या पूछेगा कि ये चार मान लीजिए दे दिया वेव्स, और बोलेगा इन चारों में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि विजिबल रेंज कितना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा चीज जानना है आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस स्लाइड को आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए आसानी से। तो सबसे पहले ये याद रखिए, जैसे गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया और रेडियो वेव्स हो गया। इस टर्म को कैसे याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लाइन लिखा है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। कोगेक्स कोगेक्स UVIMR, ठीक है। बस एक इसको आप तेजी से बोलिए, कोगेक्स UVIMR, कोगेक्स UVIMR। जितना बार आप इस चीज को दोहराइएगा तो आपको उतना आसानी से ये याद होने लगेगा। कोगेक्स UVIMR। को से हम लिख को से मेनली कॉस्मिक रे होता है, कॉस्मिक रे होता है, जिसको मैं इस यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने यहाँ नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मेनली कॉस्मिक रे को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन कई बार आप एग्जाम्स में देखिएगा कि कॉस्मिक रे के भी बारे में पूछ देता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, जो कि गामा से शुरू है। आगे है गा, गा से गामा रेज। कौन सा रेज? गामा रेज। और एक्स, एक्स से आपका एक्सरे, ये वाला पार्ट एक्सरे हो गया। यू से अल्ट्रावायलेट, ठीक है। और भी से विजिबल, जो ये आपका पूरा रेंज है, ये जो दिख रहा है इसके बारे में मैं बाद में अभी बताऊंगा, ठीक है। भी से आपका विजिबल रेंज, और आई से है आपका इंफ्रारेड, और एम से है माइक्रोवेव्स, और आर से है रेडियो वेव्स। तो आपको याद रखना है कोगेक्स UVIMR, एकदम मुंह में होना चाहिए ये चीज, तब ये आपको याद हो जाएगा। कोगेक्स UVIMR कितना आसान है, कोगेक्स UVIMR, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये पोर्शन पूरा, ये लेफ्ट पोर्शन हम मानते हैं, ये राइट पोर्शन मानते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, कैसे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो आपका, जो आप यहाँ पर देख रहे हो मोशन वेव का, क्या हो रहा है कि धीरे 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 आप देखोगे कि दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। यानी इधर क्या होगा कि वेवलेंथ बड़ा होते चले जाएगा। देखिए कंपेयर कीजिए, वेवलेंथ बड़ा होते जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ बढ़ते चला जाता है, यानी इंक्रीज होता है वेवलेंथ में। तो अगर सवाल पूछे कि भैया बताइए कि माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड्स में वेवलेंथ किसका ज्यादा है, तो माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ हमेशा ज्यादा होगा आपका इंफ्रारेड वेव्स के। जस्ट अपोजिट फ्रीक्वेंसी का बढ़ता है। कैसे बढ़ता है फ्रीक्वेंसी का? राइट से लेफ्ट की ओर जब आप मूव करते हैं इधर, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, ये पर्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से जो मूव करेगा राइट से लेफ्ट, ये इसमें आपका देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, जिसको मैं न्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जाएगा। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हूँ कि E इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी बराबर एच, जहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर न्यू राइट से लेफ्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी भी आपका बढ़ेगा। इसलिए यहां पर मैं दिखाया हुआ हूं कि इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर रेंज के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर रेंज
बता दो। तो चलिए आज अभी यहाँ पर हम लोग एक पूरे रेंज को देखते हैं और ट्राई करते हैं इस पूरे रेंज को समझने की। देखिए, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट किताब में जाइएगा तो आपको अलग अलग रेंज देखने को मिलेगी। तो कोई रेंज गलत नहीं है, सभी अपना अपना कहीं से रेफरेंस लेके ही लिखता है। यहाँ पर भी आपके सामने जो स्क्रीन पे है ये एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, ताकि आपको जो वैल्यूज़ हैं वो उसका एक्यूरेट जानकारी हो सके, क्योंकि कहीं पे भी हम एनसीईआरटी के वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा है, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो इसको जहाँ से जहाँ तक इसको याद कर लीजिए। अब हम जो नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड होगा इसमें मैं मेनली आपको बतलाऊंगा जितने भी अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखे, चाहे वो गामा रेज देखे, एक्स रेज देखे या अल्ट्रावायलेट रेज देखे, इन सभी चीज का प्रॉपर्टी बताऊंगा। इन लोगों का खोज किसने किया, मतलब जो पर्टिकुलर अगर गामा रेज है तो जैसे गामा रेज का जो खोज करता है यानी जो इनको बनाए हैं वो है हेनरी बेक्यूरेल। ठीक है, तो वो रहे हैं इसके डिस्कवरर। तो चलते हैं इस चीज को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो है गामा रेज। एक एक पॉइंट मैं यहाँ बतलाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। गामा रेज, गामा रेज, अगर गामा रेज के बारे में बात की जाए तो इसको हिंदी में गामा रेज ही कहते हैं। और इन गामा रेज को जो खोजकर्ता रहे हैं यानी जो डिस्कवरर रहे हैं उनका नाम है हेनरी बेक्वेरल। हेनरी बेक्वेरल, ये रहे हैं इसके खोजकर्ता, यानी इन्होंने ही डिस्कवर किया है आपका गामा रेज। तो एकदम मैं 4-5 बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि हेनरी बेक्वेरल ही वो शख्स थे जिन्होंने गामा रेज को डिस्कवर किया। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो मैं इसलिए इसका उम्मीद करता हूँ क्योंकि आगे आने वाले समय में भी जो एसएससी का एग्जाम होगा उसमें ये जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, जब वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं, वेवलेंथ का रेंज के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। किसका? गामा रेज का। अब वेवलेंथ देख ले थोड़ा। वेवलेंथ तो हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी देख ले जिसको मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो आपका 10⁻24 से आपका, सॉरी यहाँ पर 10⁻24 नहीं होगा, यहाँ पर 10⁻20 से होगा। इसको मैं पहले रब थोड़ा कर देता हूँ। ये 10⁻20 से 10⁻24 तक होगा। ठीक है, अब मेन हम लोग इसका एप्लीकेशन को देख लेते हैं। देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। अगर आप एप्लीकेशन को सही से नहीं डिस्कस कर कीजिएगा तो फिर कोई खास फायदा नहीं है पढ़ के भी, क्योंकि जब क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पूछा जाता है। आजकल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, सब में जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर बहुत फोकस किया जाता है। क्योंकि दैनिक जीवन में हम क्या देखते हैं, अगर आप कभी भी कंपटीशन का सिलेबस निकाल के देखिए तो उसमें क्या बोलता है कि डे टू डे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो जो साइंस के दृष्टिकोण से जो हम डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं वो सब कॉमन क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, इसलिए मैं यहाँ पर जो बतलाने जा रहा हूँ आपको वो एक एक पॉइंट को, इसलिए मैं एप्लीकेशन के पे बेस्ड बताऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं गामा रेज का। भाई गामा रेज का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं तो होगा। तो देखिए, इसका जो एप्लीकेशन है वो मेनली न्यूक्लियर क्षेत्र में होता है, न्यूक्लियर एरिया में। न्यूक्लियर एरिया मतलब जो, जैसे कि जो नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शंस जहां पर होता है में वहां होता है। और मेनली ये क्या, एक तरह से समझिए कि ये आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका जो कुछ ज़्यादा खास इस्तेमाल नहीं है, तो मेनली न्यूक्लियर
एरिया में, यानी जो नाभिकीय रिएक्शंस होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर गामा रेज का इस्तेमाल होता है। दूसरा हम पार्ट देखते हैं, वो है एक्सरे का। दूसरा हमारा है पार्ट एक्सरे का, ये दूसरा पॉइंट, एक्सरे, एक्सरेज। तो हम लोग यहाँ पर एक्सरे को दूसरे स्लाइड में देखते हैं। एक्सरेज जो है, एक्सरेज को हिंदी में एक्सरे ही कहते हैं, तो कुछ अलग है नहीं क्योंकि मैं इसमें अलग कुछ बताऊं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था या डिस्कवरर कौन था, तो ये जान लेते हैं। ये थे डब्ल्यू सी रॉन्गटन। रॉन्गटन इस तरह से है। तो डब्ल्यू सी रॉन्गटन कौन थे? इन्होंने एक्सरे की खोज की। ठीक है, तो एक्सरे की खोज कौन किया? डब्ल्यू सी रॉन्गटन। एकदम से याद रख लीजिए, डब्ल्यू सी रॉन्गटन यानी एक्सरे के आविष्कार। अगर पूछा जाए हेनरी बैक्वेरेल ने क्या किया, तो गामा रे। एकदम याद रखिए इस चीज को। ठीक है, अब हम लोग फिर से उसी की तरह हम पहले वेवलेंथ का रेंज देखेंगे। वेवलेंथ, इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, वो देखिए। ये आपका है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। जबकि इसका जो वेवलेंथ है, जिसको मैं यहाँ न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि न्यू से मैं रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को करता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है आपका 10⁻18 से 10⁻16। 10⁻18 टू 10⁻16। अब आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन। देखिए, एक्सरे के बारे में देखा जाए तो एक्सरे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और खासकर यहां से सवाल आते हैं तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं पहले, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। तो अगर इसका एप्लीकेशन देखें तो मेनली इसका इस्तेमाल मेडिकल एरिया में किया जाता है। मेडिकल एरियाज में किया जाता है। दो ही एरियाज है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल एरियाज, यहाँ पर खासकर यूज होता है। तो अगर मेडिकल एरियाज में देखें तो जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी का जो शरीर है डैमेज है रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन की वजह से जब डैमेज हो जाता है शरीर में किसी भी बॉडी का, तो वहां पर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो रेडिएशन है, चाहे वो एक्सरे है या गामा रेज है, इन सबको मेजर किया जाता है। एक यूनिट है, इसको याद रखिएगा, रेड्स, RADS, रेड्स। ये यूनिट होगा जिस यूनिट के तहत एक्सरे और गामा रेज को मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, तो रेड्स यूनिट है जिसमें एक्सरेज एंड गामा रेज को मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो एक्सरे का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इसको मेजर किया जाता है, जिसको बोला जाता है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ये सब सिंपली समझिए कि एक वन लाइनर टाइप का है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं कुछ खास समझाओ नहीं रहा हूँ, वन लाइनर टाइप का, तो आपको इसको मेनली याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे पाराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूवी रेज, यूवी रेज, इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है उसमें मेनली जो आपका इसका जो डिस्कवरर रहे हैं, ये नाम है जोहान रिटर। जोहान रिटर, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी किया हुआ है। और यहाँ अगर वेवलेंथ के बारे में देखें तो वेवलेंथ का जो रेंज है वो है 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक। ठीक है, जबकि अगर फ्रीक्वेंसी का रेंज देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है आपका
10 टू पावर 16 से 10 टू पावर 16 टू 10 टू पावर 14 मीटर है। ठीक है, मीटर नहीं होगा, ये हर्ज होगा, सॉरी, यहाँ पर एक ब्लंडर मिस्टेक टाइप का हो गया, यहाँ पर आपका हर्ज होगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमेशा हर्ज होता है। ओके, और इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन देख लेते हैं। यूवी रेज का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, बहुत जरूरी है एप्लीकेशन। बिना एप्लीकेशन पढ़े पूरा फिजिक्स अधूरा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में देखा जाए तो इसका जो मेनली इस्तेमाल कई बार क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। जैसे वायरसेस को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल होता है, टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स में लिख देता हूँ, क्या कि इसका इस्तेमाल जो है, जो छोटे छोटे जो माइक्रो जीवाणु होते हैं, उन सभी जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, खत्म करने के लिए उनका खासकर किया जाता है इस्तेमाल। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं विजिबल रेंज लाइट। विजिबल वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विजिबल, यहां से सवाल रहते हैं। यहां से क्या सवाल रहता है, देखिए, विजिबल लाइट का जो बात जब करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो सवाल पूछता है कि विजिबल लाइट में का जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां से कहां तक होता है। एकदम याद कर लीजिएगा, इसका फ्रीक्वेंसी खासकर पूछा जाता है। तो ये होता है 10 टू पावर 14 से आपका 10 टू पावर 12 तक। ओके, अब जैसे जो विजिबल लाइट होता है, इसमें मेनली कितना कलर होता है ये पूछता है। हाउ मच कलर, हाउ मच कलर, कलर कितने होंगे ये पूछता है। तो कितने कलर होंगे, मैं अभी आपको यहीं पर आप खुद बताइएगा। बी बी ग्योर, इसको हम लोग बोलते हैं बी बी ग्योर, वाई ओ आर, बी बी ग्योर। कितना कलर हुआ आप काउंट कर लीजिए, 3 3 6 1 7, तो 7 कलर होता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होता है, तो वही आपका विजिबल भी होता है, इसलिए आपका जो 7 कलर है आपका विजिग्योर में, यानी विजिबल जो रोशनी है यानी विजिबल लाइट है, उसमें कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे। ठीक है, इसमें भी सवाल ये पूछता है कि ये जो 7 कलर है, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ का कलर कौन है। तो वेवलेंथ बढ़ता है आपका लेफ्ट से राइट, यानी इधर, यानी वेवलेंथ इधर जितना जाएंगे वो बढ़ते चला जाएगा। तो अगर पूछा कि बताइए कि किसका वेवलेंथ हाई है, तो किसका वेवलेंथ हाई होगा, रेड का हाई होगा। वही पूछेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो आपका राइट से लेफ्ट जो आता है वो फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, यानी जो वायोलेट कलर है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए मैं एक एक बार बता देता हूँ इसको हिंदी में भी, ताकि आपको ये चीज पता चल जाए कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे भी जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है वायोलेट को, वायोलेट को। आई जो है आपका इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी सॉरी, इंफ्रारेड नहीं, इंडिगो। मैं वेव्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान वेव्स में चला गया था। ठीक है, तो ये है आपका इंडिगो, इंडिगो। ठीक है, अब देखिए वायोलेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी देख लीजिए, बैंगनी, बैंगनी कलर। ठीक है, इंडिगो नील को बोलते हैं, इंडिगो नाम भी फेमस है। ठीक है, नील हो गया। अब बी, बी से क्या होगा, आप ये अनुमान लगाइए, बी से ब्लू। ठीक है, ब्लू, आपका ब्लू। ठीक है, ब्लू हो गया, ब्लू के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। जी से आपका ग्रीन, वाई से आपका येलो, ओ से आपका ऑरेंज, और आर से रेड। बस यहीं से इतना ही सवाल रहता है। सवाल क्या आएगा, बस एक ही तरह का, कि पूछेगा, मान लीजिए 4 कलर दे दिया, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, पूछेगा कि चारों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, प्लस ये पूछेगा कि, ये बतला रहा हूं तो आपको मैं बतला देता हूं कि जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही सबसे कम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है
और वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लाइट का जो, जैसे लाइट स्कैटर्ड होता है ना, इसके बारे में जब मैं ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो स्कैटरिंग का फेनोमेनन पूरा डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ जानिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, लाइट स्कैटर्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर पूछ सकता है कि रेड कलर का स्कैटरिंग ऑरेंज के कंपेयर में ज्यादा है कि कम है, या 4 कलर दे देगा, बोलेगा किसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, ये पूछ सकता है ना। तो स्कैटरिंग सबसे कम किसका होगा? रेड का होगा। क्यों होगा? एक कारण है, अब ये बात जान लीजिए कि जो स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग जो होगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, यानी लैम्डा। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे मेनली तीन तीन बच जाता है यहाँ पर आपका। जैसे कोगेक्स यूवी या आईएमआर था तो विजिबल तक तो मैं बतला दिया। अब यहाँ पर बच रहा है हमारे पास इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा तेजी से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये पांचवा नंबर में था आपका इंफ्रारेड। नाम तो आपने इंफ्रारेड सुना होगा, पहले के जो मोबाइल्स होते थे उसमें ब्लूटूथ के साथ साथ एक और जो सेंडिंग देता था उसमें इंफ्रारेड भी एक ऑप्शन होता था। तो आपने कई बार इंफ्रारेड का भी यूज किया होगा, पहले के मोबाइल में होता था, आपके मोबाइल में इंफ्रारेड नहीं होता। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो है इसका जो डिस्कवरर थे वो थे विलियम विलियम हर्सेल। हर्सेल, ठीक है, ये था। अब देखिए इसका जो वेवलेंथ है वो है आपका 7.8 इंटू 10⁻⁷ से लेकर आपका 10⁻³ मीटर तक। जबकि अगर इसका फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 10⁻12 से 10⁻10 तक। ठीक है, ओके। अब इंफ्रारेड का मेनली जो इस्तेमाल है वो फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में होता है ना। तो यहाँ पर मेनली हम लोग इतना ही इस चीज को जानते हैं। अब देखिए बात आता है माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का। देखिए दोनों ही, चाहे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के बारे में बात करें तो दोनों ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि ये समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। 6 नंबर में आपका 6 और 7 मैं साथ में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के बारे में मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स में दोनों ही का इस्तेमाल सैटेलाइट में होता है, सैटेलाइट में होता है। सैटेलाइट में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं यहाँ पर लिख के बतला रहा हूं आपको कि देखो देखिए एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करने की क्षमता के आधार पर माइक्रोवेव्स में, जैसे जो माइक्रोवेव्स होता है, मैं इसे लिख नहीं पाया सही से, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। माइक्रोवेव्स जो होगा, माइक्रोवेव्स जो होगा इसका इस्तेमाल टू कम्युनिकेट विथ हायर ऑर्बिट्स, विथ हायर ऑर्बिट्स। मतलब धरती का जो कक्ष है उसमें जो हायर ऑर्बिट होगा उससे कम्युनिकेट करने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। जबकि अगर रेडियो वेव्स के बारे में बात करें, ठीक है, रेडियो वेव्स, अच्छा एक बात बताइए, माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ ज्यादा है कि रेडियो वेव्स का ज्यादा है? आप देखिए क्या कि राइट मोस्ट में कौन है? रेडियो वेव्स है, यानी वेवलेंथ किसका ज्यादा होगा? रेडियो वेव्स का होगा। तो इसका जो इस्तेमाल होता है टू कम्युनिकेट विथ लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।
आगे जो हम लोग वीडियो बनाएंगे इसमें मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आऊंगा, जिसमें सबसे पहले जो वेव्स एंड वेव टाइप का पूरा हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, फिर साउंड वेव्स का एमसीक्यू देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एमसीक्यू देखेंगे। आप देखिएगा कि कई सारे चीजें जो मैं बतलाया हूं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ एप्लीकेशन का जो पार्ट होगा जो नए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी चीजों को मैं आगे आने वाले एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.